ये आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां हम जगत सेठ राजवंश के बेहद नाटकीय इतिहास की गहराई में उतरेंगे। ये वो लोग थे जिन्हें आधुनिक भारत के शुरुआती दौर का असली किंग मेकर और फाइनेंसर माना जाता था। जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसने सत्ता और धन के उस शिखर को छुआ जिसकी आज के दौर में शायद कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हमारी आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति और शुरुआती उत्कर्ष को समझेंगे, फिर नई राजधानी के निर्माण पर बात करेंगे, उसके बाद इनकी अकल्पनीय संपत्ति और शक्ति, फिर विश्वासघात और अशांति का दौर, प्लासी का युद्ध और अंत में इस महान राजवंश के पतन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, उत्पत्ति और प्रारंभिक उत्कर्ष। इस कहानी की जड़ें सच में काफी गहरी हैं। बात है 1495 की, जब गिरारा गोत्र से इस वंश की नींव पड़ी। हुआ कुछ यूं कि हीरानंद नाम के एक शख्स को आजीविका की तलाश में अपना मूल स्थान, जो कि मारवाड़ का नागौर था, उसे छोड़कर बंदाल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर है, ये एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी, लेकिन उनके चौथे बेटे सेठ माणिकचंद ने, जिनका जन्म वैसे तो एक गरीब परिवार में हुआ था, अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से इतनी ऊंचाई हासिल कर ली कि वो मुगल सम्राटों द्वारा जगत सेठ, जिसका मतलब है दुनिया के बैंकर, इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए। है ना कमाल का सफर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एक नई राजधानी का निर्माण। ये वो दौर था जब सेठ माणिकचंद ने बंगाल के ढाका में अपनी कोठी स्थापित कर ली थी। उस समय भारतीय राजनीति एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी। मुगल सम्राट औरंगजेब का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ठीक इसी समय सेठ माणिकचंद ने दीवान मुर्शीद कुली खान के साथ एक बेहद शक्तिशाली और भाईचारे वाला गठबंधन बना लिया। इन दोनों ने मिलकर गंगा नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के नए और समृद्ध शहर को बसाने के लिए बहुत भारी मात्रा में निवेश किया, जिसने सचमुच बंगाल की तकदीर ही बदल दी। अब इनकी इस आर्थिक सफलता का पैमाना सुनिए, जो कि सच में चौंका देने वाला है। पूरे 2 करोड़ रुपए। जी हां, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि सम्राट औरंगजेब को भेजे जाने वाले वार्षिक राजस्व में अभूतपूर्व छाल आया। ये राजस्व 1 करोड़ 30 लाख से बढ़कर सीधे 2 करोड़ रुपए हो गया। जरा सोचिए, इस भारी भरकम आर्थिक उछाल से औरंगजेब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने आधिकारिक तौर पर राजधानी को ही ढाका से हटाकर इस नए शहर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, अकल्पनीय संपत्ति और शक्ति। तो मुख्य बात यह है कि माणिकचंद के युग में ये राजवंश अपने बिल्कुल स्वर्णिम शिखर पर पहुंच गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर उनका पूर्ण वित्तीय वर्चस्व था। कल्पना करके देखिए, एक ही व्यक्ति 3 अलग-अलग राज्यों की मुद्रा ढालने का काम कर रहा है और पूरे राजस्व को अकेले नियंत्रित कर रहा है। यहां तक कि नवाबों से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक हर कोई महत्वपूर्ण मामलों में सिर्फ उन्हीं से सलाह लेता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे अपने खुद के खर्च पर पूरे 2000 सैनिकों की एक निजी सेना भी बनाए रखते थे। उस जमाने में उनकी संपत्ति का अंदाजा आप समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के लेखों से लगा सकते हैं। उनके पास पन्ना, सोने और चांदी के इतने असीमित भंडार थे कि उन्हें लेकर एक मशहूर कहावत ही बन गई थी। कहा जाता था कि वे गंगा नदी की धारा के आर पार सोने और चांदी की दीवार बनाकर उसका बहाव भी रोक सकते हैं। अब देखिए, ये कोई कोरी अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि ये उस समय भारत के किसी भी नागरिक द्वारा हासिल की गई बेजोड़ और पौराणिक स्तर की संपत्ति को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी ताकत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, उनकी कूटनीतिक समझ भी एकदम बेजोड़ थी। मिसाल के तौर पे फरमान को ही ले लीजिए, यानी मुगल सम्राट द्वारा जारी किया गया शाही आदेश। जब सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 40 परगना जमीन उपहार में देने का फरमान जारी किया, तो माणिकचंद ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उस फरमान को वापस करवा दिया। उन्होंने जमीन को मुगलों के पास ही सुरक्षित रखा, लेकिन अंग्रेजों को बिना कस्टम टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसे कहते हैं स्मार्ट कूटनीति। लेकिन जैसा कि हर उत्कर्ष के बाद एक ढलान आती है, चलिए चौथे भाग की ओर, विश्वासघात और अशांति। माणिकचंद के निधन के बाद उनके भतीजे सेठ फतेहचंद ने उनकी जगह ली, और बस यहीं से बदलती राजनीतिक वफादारियों के बीच इस राजवंश की नींव में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। मराठा हमलों के दौरान मीर हबीब जैसे भरोसेमंद सेनापतियों ने धोखा दिया।
इसका नतीजा ये हुआ कि जगत सेठ के निवास से लगभग 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम लूट हुई। इसके अलावा अलीवर्दी खान ने शांति वार्ता के दौरान भास्कर पंडित की धोखे से जो हत्या की, उसने फतेहचंद को अंदर तक झकझोर दिया। सही मायने में यहीं से बंगाल के राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई थी। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें भाग की तरफ, इतिहास प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध। फतेहचंद के बाद उनके पोते मेहताब चंद जगत सेठ बने। उन्हें विरासत में जो राजनीतिक माहौल मिला वो बेहद अस्थिर और खतरनाक था। प्लासी के युद्ध के बाद उनके आवास पर लगातार 3 दिनों तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन चला, नया नवाब चुनने के लिए। और यहाँ एक बेहद उल्लेखनीय घटना घटी। मेहताब चंद ने मीर जाफर को नया नवाब बनाए जाने का कड़ा विरोध किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मीर जाफर ने ही उन्हें नवाब सिराजुद्दौला की कैद से बचाया था, लेकिन मेहताब चंद अच्छे से जानते थे कि मीर जाफर के धोखे की वजह से ही सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हारा था। उन्होंने व्यक्तिगत उपकार चुकाने के बजाय देश के प्रति अपनी वफादारी को ऊपर रखा। और अब हम इस विश्लेषण के छठे और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, राजवंश का पतन। मेहताब चंद के इतने विरोध के बावजूद बाकी राजनीतिक दबावों के चलते मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया, और मीर जाफर के इसी कमजोर और अक्षम प्रशासन ने इस महान राजवंश के पतन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। उसके एक अकेले फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में अपनी खुद की मुद्रा ढालने की इजाजत दे दी। नतीजा, बंगाल के खजाने से रातों रात 6 करोड़ रुपए बाहर चले गए। पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से खोखला हो गया। और सबसे बड़ी चोट जो लगी वो ये कि जगत सेठ राजवंश ने अपना विशेष मुद्रा ढालने का एकाधिकार हमेशा के लिए खो दिया। ये इतिहास का सबसे दुखद और अंधकार से भला पल था। मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम नवाब बना तो वो अंग्रेजों के साथ जगत सेठ के गठबंधन के डर से पूरी तरह ग्रस्त था। इसी डर में आकर उसने मेहताब चंद और उनके भाई महाराजा स्वरूप चंद को बंदी बना लिया और फिर मुंगेर में उन्हें गंगा नदी में डुबोकर मार डालने का बेहद क्रूर आदेश दे दिया। इसी त्रासदी के साथ बंगाल की 2 सबसे शानदार और प्रभावशाली हस्तियों का बेहद खौफनाक अंत हो गया। शक्ति में आई इस भारी गिरावट का अंदाजा आप इस सीधी तुलना से लगा सकते हैं। एक तरफ जहां माणिकचंद का वो दौर था जब उन्होंने सम्राटों और अंग्रेजों तक को अपनी शर्तें मनवाई थीं, जमीन के हस्तांतरण को रोक दिया था और जिनका मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण था, वहीं दूसरी ओर उनके वंशज खुशाल चंद पूरी तरह से शक्तिहीन और बेबस हो चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें महज एक मामूली बैंकर बनाकर रख दिया था, यहां तक कि वे अपने परिवार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के वापस लौटने का इंतजार करते करते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर हम इस राजवंश के पूरे सफर पर एक नज़र डालें तो ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला पतन है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माणिकचंद के नेतृत्व में एकदम स्वर्ण युग, फिर सदी के मध्य तक आते आते एकाधिकार का छिन जाना और 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरी तरह शक्तिहीन हो जाना। अंततः 19वीं शताब्दी आते आते हरकचंद, इंद्रचंद और गोबिंद चंद जैसे बाद के वंशजों ने जगत सेठ की वो प्रतिष्ठित उपाधि तो जैसे तैसे बरकरार रखी, लेकिन जमीनी हकीकत में वे केवल नाम के जगत सेठ रह गए थे। उनका वो पुराना शाही वैभव अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। जैसे ही हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने ये बेहद विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। आखिर एक पूरे क्षेत्र, पूरे बंगाल का भाग्य महज एक ही परिवार के बैंकिंग उद्यम के उदय और पतन से इतनी गहराई से कैसे जुड़ गया? सत्ता और संपत्ति की जो प्रकृति है ना, वो कितनी नाजुक और क्षणभंगुर होती है, इतिहास हमें ये बार बार याद दिलाता है। बंगाल की नियति एकदम स्पष्ट रूप से जगत सेठों के उस चौंका देने वाले उत्थान और बेहद दुखद पतन के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। इसी गहरे विचार के साथ हम इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति ने आपको इतिहास के इस अनछुए पहलू को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।